हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। सीपेट उड़ीसा पीजी बॉटनी एंट्रेंस 2022 का जो पेपर था उसका मैं लेके आया हूं आपके लिए सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। बेस्ट सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। बिकॉज थ्योरी तो आप पढ़ लेते हैं, हमने बुक्स भी रिकमेंड किया है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो आपको इन पीजी एंट्रेंसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लिंक चेक कर सकते हैं। आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे जो था आपका द एसिडियोस्पोर्स। तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि जो यहाँ पे एसिडियोस्पोर दिया है उसका स्पेलिंग गलत है। ये वाला स्पेलिंग रहेगा एसिडियोस्पोर। ओके, फंगस में बनता है। तो ये टॉपिक कौन सा है? माइकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन था। द एसिडियोस्पोर दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी होस्ट ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनीज ट्यूटिसाई कंटेनिंग मोनोकैरियोटिक माइसीलिया और ऑफ डिप्लॉयड डाइकैरियोटिक मोनोकैरियोटिक और ओनली द पॉजिटिव हाइफी। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाली हाइफी का कोई रोल नहीं है। बात यहाँ पे थी कि वो हाइफी डिप्लॉयड है, डाइकैरियोटिक है या मोनोकैरियोटिक है। तो अगर आप पक्सीनिया ग्रामिनीज ट्यूटिसाई का लाइफ साइकिल देखेंगे तो क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में आपको 5 स्पोर देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर, और इसका लाइफ साइकिल 2 प्लांट पे कंप्लीट होता है। एक तो बर्बेरिस वल्गैरिस और एक तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं जिसे आप जानते हैं वो प्राइमरी होस्ट होता है, मतलब मेजॉरिटी जो है इसका मेन होस्ट ट्रिटिकम एस्टिवम ही है। पर ट्रिटिकम एस्टिवम के ना रहने पे ये सेकेंडरी होस्ट पे सरवाइव करता है, विच वन इज बर्बेरिस वल्गैरिस। तो अब देखिए, बर्बेरिस वल्गैरिस को हम अल्टरनेट या सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं और ट्रिटिकम एस्टिवम को हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एसिडियोस्पोर है जो कि सेकेंडरी होस्ट पे बनता है उसका जो मोनोकैरियोटिक माइसीलिया होता है वो कैसा होता है। ठीक, तो सीधा सा है कि जैसे डाइकैरियोटिक जो फेज है आपको ये हमेशा याद रखना होगा, वो प्राइमरी होस्ट पे बनता है और जो मोनोकैरियोटिक है वो बर्बेरिस पे बनता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसके लाइफ साइकिल में 5 स्पोर्स बनते हैं, यूरोडोस्पोर, टेलेटोस्पोर। ये दोनों स्पोर प्राइमरी होस्ट पे होते हैं और बेसिडियोस्पोर बनता है जिसका जर्मिनेशन सॉइल पे होता है और फिर ये जाके इन्फेक्ट करता है किसको? बर्बेरिस को, और बर्बेरिस पे पिक्निडियोस्पोर और रेसिडियोस्पोर बनते हैं। ठीक, अब क्योंकि अल्टरनेट होस्ट पे यही पूछा है आपसे एसियोस्पोर इसका क्या नेचर है, तो आप ये याद रखिएगा जो मोनोकैरियोटिक फेज है वो बर्बेरिस वल्गैरिस पे होता है, जो डाइकैरियोटिक फेज है ये प्राइमरी होस्ट से बनता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो यहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाता है कि अगर पूछा है एसिडियोस्पोर के बारे में जो कि ग्रो कर रहा है आपका किस पे, यहाँ पे बर्बेरिस पे, तो ये मोनोकैरियोटिक ही होगा। ठीक, डाइकैरियोटिक जो फेज है वो कौन सा होगा? यूरोडोस्पोर और टेलेटोस्पोर। और डिप्लॉयड टाइप का टेलेटोस्पोर के जर्मिनेशन में टेलेटोस्पोर जर्मिनेट जब करता है तो वहीं पे फ्यूजन होता है डिप्लॉयड, उसी में मियोसिस होकर तब वो बेसिडियोस्पोर बनाता है, तो वो मोनोकैरियोटिक होगा। आप हमेशा से याद रखिएगा प्राइमरी होस्ट पे डाइकैरियोटिक फेज चलता है और जो मोनोकैरियोटिक फेज है वो अल्टरनेट होस्ट पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैव सिमिलरिटी अमंग देम। यहाँ पे 4 टाइप के आपके पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिए गए हैं, मतलब कॉम्बिनेशन है 4 ऑप्शंस में। सिंट्रॉफी, सिनर्जिज्म, सिम्बायोसिस, सेकंड में आप देंगे म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, कमेंसलिज्म, सी सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, एंटागोनिज्म और डीप अपॉर्चुनिज्म, सिनर्जिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। आप देखेंगे अगर पहला वाला तो सिंट्रॉफी का मतलब साथ में न्यूट्रिशन, सिनर्जिज्म का अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, वो 2 चीज़ों के इंट्रैक्शन से होता है। सिम्बायोसिस एक टाइप का टर्म है, तो सिम्बायोसिस को हम सिंट्रॉफी से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि सिंट्रॉफी का मतलब साथ साथ न्यूट्रिशन होना है। पर सिम्बायोसिस में आप देखेंगे सिम्बायोसिस के कई सारे टाइप हैं, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब आते हैं। तो सिम्बायोसिस पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल कई सारे टाइप के हो सकते हैं, तो ये इसके साथ सिंट्रॉफी नहीं रिलेट होती है। दूसरा आप देखेंगे म्यूचुअलिज्म है, जहाँ पे एक दूसरे को साथ साथ फायदा मिलता है, लेकिन प्रीडेशन अलग है, एक को फायदा मिलता है एक का नुकसान होता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं ठीक है। सी पे आते हैं, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म एंड एंटागोनिज्म। अब आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? पहले डी को देख लेते हैं। अपॉर्चुनिज्म अलग है, सिनर्जिज्म अलग है, म्यूचुअलिज्म अलग है। ठीक, अपॉर्चुनिज्म से आप क्या समझते हैं? म्यूचुअलिज्म के बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि म्यूचुअलिज्म अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने आपसे बताया दोनों को फायदा मिलता है, पर अपॉर्चुनिज्म में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि दोनों को फायदा मिले। सी वाला मैं क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ।
सिम्बायोसिस के अंदर मैंने बताया कई सारे टाइप हैं, जो पैरासिटिज्म, एंटागोनिज्म सब इसी के अंदर आते हैं। तो सिम्बायोसिस में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी रिलेशन हो सकता है, न्यूट्रल भी रिलेशनशिप हो सकता है, निगेटिव भी रिलेशनशिप हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। और पैरासिटिज्म में एक को फायदा मिलता है, एक को नुकसान मिलता है। एंटागोनिज्म में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। तो एंटागोनिज्म पैरासिटिज्म में, ऐसे ही सिम्बायोसिस में जिसके अंदर एक को फायदा होता है, एक को नुकसान हो सकता है। तो ये बराबर आप कह सकते हैं, पैरासिटिज्म एंटागोनिज्म एक टाइप का सिम्बायोसिस है, ठीक। तो सिमिलरिटी है। ये इकोलॉजी से आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि ब्रायोफाइटा टॉपिक से आया हुआ था। पूछा यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट, एपिथेशियल स्पोरोजेनेसिस एंड संकन एंथ्रिडिया आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रायोफाइटा में आपको 3 ग्रुप पढ़ने को मिलते हैं, हिपैटिसी, एंथोसीरोटी और मॉसेस वाला ग्रुप, जो मसाई जिसे आप बोलते हैं। 3 ग्रुप है। स्पोरोजेनेसिस जो होता है हिपैटिसी में और मसाई में, मतलब मॉसेस में, और जो लिवर वर्ड्स हैं उनमें इंडोथीसियम से होता है। अगर कभी भी ये कोई को आपसे क्वेश्चन करता है एम्पीथीसियल स्पोरोजेनेसिस किस में होता है, आप तुरंत बताएंगे एंथोसीरोटेल्स के मेंबर में होता है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते थे, ठीक। संकर एंथ्रिडिया तो मान लीजिए कई सारे उसमें कॉमन है, पर एंथोसीरस में भी ये कॉमन है, मिलता है, आपको देखने को मिलेगा। एंथ्रिडिया सरफेस के अंदर संकन होता है, धसा हुआ होता है। और कंटिन्यूअस ग्रोथ जो स्पोरोफाइट का होता है, ये भी एंथोसीरस का ही मेन फीचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए जो इसका स्पोरोफाइट होता है वहाँ पे कैप्सूल होता है, बल्बस फूट होता है। डिस्टिंक्ट सीटा इसमें एब्सेंट होता है। ऊपर कैप्सूल रहेगा, फिर सीटा रहेगा, फिर फूट रहेगा। सीटा इसमें इतना क्लियर नहीं होता है, उसके जगह पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन आप समझते हैं, जो कि लगातार डिवीजन करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट देखने को मिलता है एंथोसीरोस में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हेन अ साइफोनोस्टील इज ब्रोकन बाय नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स द रिजल्टेंट स्टील बिकम अ। अगर कोई कह रहा है साइफोनोस्टील है जो कि नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप से ब्रोकन है, तो रिजल्टेंट स्टील को हम क्या बोलेंगे? अगर आपने पढ़ा होगा, एक तो प्रोटोस्टील, एक सोलोनोस्टील, 2 टाइप के स्टील होते हैं। प्रोटोस्टील में क्या नहीं होता है? पिथ नहीं होता है, और सोलोनोस्टील में होता है। अब सोलोनोस्टील के 2 टाइप हैं, ठीक। एक तो लीफ गैप जहां पे स्पेस्ड होते हैं, और दूसरा जहां पे ओवरलैपिंग होती है। तो आप कह सकते हैं एक ओवरलैपिंग, एक नॉन ओवरलैपिंग। जो नॉन ओवरलैपिंग वाला है, ऐसा सोलोनोस्टील जो कि नॉन ओवरलैपिंग वाला हो, उसका अलग टर्म है साइफोनोस्टील। ओ सॉरी, प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील। ओके, साइफोनोस्टील 2 टाइप का है, सोलोनोस्टील और डिक्टियोस्टील। नॉन ओवरलिप जो गैप्स होते हैं उनको सोलोनोस्टील बोलते हैं, जहाँ पे ओवरलिपिंग गैप होते हैं उनको हम डिक्टियोस्टील बोलते हैं। तो सेलुलोस्टील इसमें है। ये टॉपिक स्टीलर सिस्टम आपको टेरिडोफाइटा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट द मेगास्पोरेंजियम इज कंपेरेबल टू। देखिए कई सारे टर्म्स हैं, उनका सिनोनिमस नाम है, कई सारे नाम हैं, और इसी नाम में आपको इन्होंने फंसाने की कोशिश करा है। मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होने जा रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट बनने वाला है। मतलब ये देखो लिखा भी है, मेगास्पोरेंजियस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें से किसके कंपेरेबल है? एम्ब्रियो सैक के, न्यूक्लियस के, ओव्यूल के, या ओवरी के? तो कह रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है उससे जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, तो जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम में ही मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो मेगास्पोरेंजियम को और हम क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस, ओव्यूल या ओवरी? तो देखिए ये जो मेगास्पोरेंजियम है, एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल्स क्या है? मेगास्पोरेंजियम ही है, जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो होता है फंक्शनल, वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही आपको एंटीपोडल्स, ओवा, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई, ये सब स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो जो एम्ब्रियो सैक है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो मेगास्पोरेंजियम है वो है क्या? ओव्यूल है आपका। तो ओव्यूल होगा।
एम्ब्रियोलॉजी से आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द ऑर्गेनेल दैट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इज, कह रहा है इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल पूछा है, जो कनेक्टिंग लिंक की तरीके से काम करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल के ट्रांसफर के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन उतना करेक्ट नहीं इन्होंने पूछा है, ऐसा कनेक्टिंग लिंक ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ऐसा मतलब वो नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली आपको ये बुक्स में नहीं मिलेगा ना, ऐसा एकदम एग्जैक्ट इनको ये चीज़ पूछनी चाहिए थी। पर ऑर्गेनेल जो दोनों के बीच में होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी यहाँ पे दिया है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मिलता है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है। बाकी सारे ऑर्गेनेल का ऐसा कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। बाकी तो न्यूक्लियस जो पोर होता है उससे सारी चीज़ें ट्रांसफर होती है मटेरियल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। पर अगर ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आइए और साइटोप्लाज्म से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक्चुअली ये हर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। इफ़ अ हाइब्रिड विद द जीनोटाइप, एक हाइब्रिड प्लांट है जिसका जीनोटाइप क्या है, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। अब कैपिटल कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्मॉल रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव एलील का और कैपिटल डोमिनेंट एलील का। एक हाइब्रिड है जिसका जीनोटाइप ये है, वो उसका टेस्ट क्रॉस हुआ। अब कह रहा है जो नंबर ऑफ रिजल्टेंट फिनोटाइप हैं ऐसे क्रॉस से वो नेक्स्ट जनरेशन में कितने होंगे। ध्यान दीजिए ये हाइब्रिड है, इसका हमें टेस्ट क्रॉस कराना है, और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, रिसेसिव पेरेंट का यूज़ किया जाता है, और इससे रिजल्टेंट फिनोटाइप हमें जानना है, जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप। तो सबसे पहले इससे कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। और इसके लिए ये वाला मेथड आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो हम पहले कैपिटल ए स्मॉल ए लिख रहेंगे, फिर ए वाले के साथ वो करेंगे, इसके साथ ये वाला जीन ए वाला एलील जा सकता है या ए वाला एलील, उसके बेसिस पे इसका सारे पॉसिबिलिटी लिखेंगे कि अगर मान लो ए के साथ कैपिटल बी आया तो फिर जो थर्ड वो है जीन उसका कैपिटल सी आ सकता है या तो स्मॉल सी, ठीक। अब चौथे पोजीशन पे आप देखेंगे स्मॉल डी डी ही है, तो वहाँ पे सबके साथ स्मॉल डी ही जाएगा, वरना ये भी आगे चल के 2 में बढ़ जाता कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ऐसे आपको ये फोर्क मेथड टाइप का है, वैसे आपको बनाना है। पहले कैपिटल ए लिखना है, फिर स्मॉल ए, फिर जो दूसरा जीन है उसको एक बार इससे जोड़िएगा, इससे फिर छोटे वाले से जोड़िएगा, फिर इसके बाद थर्ड पे आइएगा, चौथे पे आइएगा, फिर देखिए कैपिटल ई स्मॉल ई है, तो हर एक इंडिविजुअल के लिए 2-2 रहेगा पॉसिबिलिटी। फिर अब ई आ गया, स्मॉल ई आ गया, फिर थर्ड पे देखिए केवल कैपिटल एफ ही है तो सबके साथ कैपिटल एफ जोड़ देंगे। तो ऐसे ऐसे जो एक इंडिविजुअल से गैमीट बनते हैं, क्योंकि देखिए वो होमोलॉगस क्रोमोसोम रहते हैं ना, तो या तो एक साइड का क्रोमोसोम कोई भी जा सकता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ये एलील पाए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ये सारे कॉम्बिनेशन से 16 टाइप के हम एलील वो गैमीट बना सकते हैं। मतलब ये जो है एक हाइब्रिड प्लांट, इससे हम इतने टाइप के क्या बना सकते हैं, गैमीट्स बना सकते हैं। और फिर इसको हम जब टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो जो दूसरे पेरेंट का गैमीट रहेगा उसमें केवल एक ही टाइप के गैमीट रहेंगे। तो बहुत आसान है, 16 टाइप के गैमीट को हम क्रॉस करा देंगे एक टाइप के गैमीट से, जो रिजल्टिंग पेरेंट्स मिलेंगे वो भी फिर 16 टाइप के ही होंगे। अगर इसमें कुछ चेंज होता डोमिनेंट या रेसेसिव तब तो और पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम रेसेसिव पेरेंट यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। तो 16 आपको ऐसे जीनोटाइप्स मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि फिनोटाइप क्या होगा, तो यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट बताया नहीं है इन्होंने कि डोमिनेंट है रेसेसिव है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है एक अलग फिनोटाइप बनाएगा, ये एक अलग फिनोटाइप बनाएगा, ठीक, और ये सारे जो है अलग अलग फिनोटाइप बनाएंगे। तो यहाँ पे 16 टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। द आरएनए पॉलीमरेज रिमेन्स एज अ कोर एंजाइम इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर। द कैटालिटिकली एक्टिव होलो एंजाइम इज फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ सिग्मा फैक्टर हुज रोल इज। देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बैक्टीरिया में, वहाँ पे एक एडिशनल सब यूनिट पाया जाता है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, और ये आरएनए पॉलीमरेज के कोर से जुड़ता है तो ये होलो एंजाइम बनाता है।
अब इसका क्या काम है सिग्मा फैक्टर का? सिग्मा फैक्टर का ये काम है कि ये जो होता है डीएनए में जो प्रमोटर होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, जो बाइंडिंग कराने में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज का। तो इसका क्या फंक्शन है? बाइंडिंग ऑफ द पॉलीमरेज टू द जीन प्रमोटर। ये क्वेश्चन आया था आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और ऊपर वाला क्वेश्चन आपका किससे था? जेनेटिक्स से था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। At the level of thylakoid membrane, which of the following occurs by the FQR mediated electron flow from photosystem first? देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बात किया और यहाँ पे एक नया टर्म आ गया आपका FQR। अब आपको दो चीज़ें जानना है। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्लो जो होता है वहाँ पे लाइट रिएक्शंस में, उसमें। अब जो लाइट रिएक्शन है ये दो टाइप का होता है, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो होता है जो एब्जॉर्व किया जाता है पी फोटोसिस्टम सेकेंड में, उसका ट्रांसपोर्ट होता है पूरा फियोफाइटिन वगैरह क्यूनोन से लेके फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास जाता है। फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जाता है किसको? FNR को जाता है। FNR जिसको क्या बोलते हैं? फेरेडॉक्सिंग NADP प्लस ऑक्सीडाइरेक्टेज, जिससे हमें लास्ट में ATP और NADPH मिलता है। ये तो हो गया नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है? साइक्लिक में केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है उससे केवल ATP बनता है, NADPH नहीं बनता है। तो जब NADPH नहीं बनता तो जो FNR एंजाइम है उसका यूज़ नहीं होता, वहाँ पे दूसरा एंजाइम का यूज़ होता है जो कि है आपका फेरेडॉक्सिंग प्लास्टिक्यूनोन ऑक्सीडाइरेक्टेज, विच इज आल्सो नोन एज FQR। FQR जो होता है जो फोटोसिस्टम फर्स्ट एक्साइटेड होता है उसका इलेक्ट्रॉन FQR से सीधे इसको दे दिया जाता है प्लास्टोक्यूनोन को, जो कि प्रोटॉन पंप करने में मदद करता है क्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और उससे केवल ATP ही जनरेट होता है, NADPH इसीलिए उसमें नहीं जनरेट होता। और ये आपसे डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम फर्स्ट कह रहा हूँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। तो यहाँ पे क्या फंक्शन है FQR का? प्लास्टोक्यूनोन मीडिएटेड प्रोटॉन मूवमेंट अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। कह रहा है इन अ मेटाबॉलिक पाथवे with 3 intermediate metabolites, the Vmax nanomole per second of the individual steps are given, the rate limiting reaction of the chain is। ये कोई क्या है? रिएक्शन है, इसमें स्टेप्स हैं कि कोई प्रोडक्ट है, कोई रिएक्टेंट है, पहले B में बनेगा इंटरमीडिएट, फिर C इंटरमीडिएट में बनेगा, फिर D और फाइनली वो E में कन्वर्ट हो जाता है। Vmax यहाँ पे दिया हुआ है A से B बनने का 40, B से C बनने का 15, C से D बनने का 10 और D से E बनने का 20। अब यहाँ पे पूछा इनमें से रेट लिमिटिंग रिएक्शन कौन सा होगा? तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि Vmax और ये इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या शो करता है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी है इधर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे एंजाइम्स क्या होते हैं? सैचुरेट होने लगता है। और एंजाइम की वेलोसिटी क्या है ये डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे Vmax दिया हुआ है। Vmax का जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, आप इधर देख रहे हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, Vmax का जितना ज़्यादा वैल्यू होगा दैट मीन वो एंजाइम जो वहाँ पे काम कर रही है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक, क्योंकि एंजाइम यहाँ पे सैचुरेट नहीं हो रहे हैं जल्दी। जैसे इसका Vmax 25 है, दैट मीन्स यहाँ कहीं पे आने पे के हम जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिमिट के बाद ये एंजाइम का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने में, तो एंजाइम खाली नहीं रहेंगे। तो आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाइए उसका रेट फिक्स रहेगा। लेकिन अगर एंजाइम की एफिशिएंसी ज़्यादा है, दैट मीन Vmax उसका ज़्यादा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट डालने तक वो फ्री ही रहेगा एंजाइम, और उसका रेट जो है तेज़ी से रहेगा। तो रेट लिमिटिंग कौन होगा? जिसका Vmax कम रहे। और यहाँ पे रिएक्शन है A से B बनने का 40 है यहाँ पे, ठीक है, नैनोमोल पर सेकेंड 40 है, इसका 15 है, 10 है, 20 है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन होगा? जिसका 40 है। A से B फास्ट रिएक्शन होगा, B से C 15 थोड़ा कम है, C से D 10 सबसे कम है, D to E 20 इससे भी ज़्यादा है, 20 C वाले से। तो इसमें जो C से D वाला रिएक्शन हो रहा है इसका Vmax कम है, दैट मीन थोड़े से ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में ये स्लो काम करने लगेगा। तो इसीलिए ये वाला जो रिएक्शन है
C2D वाला ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन होगा इस पूरे रिएक्शन का। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ये थे आपके 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा बाकी के सारे बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।